सुबह से ये ई कॉन्क्लेव जारी है जिसमें देश के तमाम वरिष्ठ और बड़े डॉक्टर्स को हमने आमंत्रित किया है ताकि हम दर्शकों तक उनके सवालों का जवाब उनको पहुंचा सके। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमन का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अंशुमन, 1 साल का लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था पिछले मार्च के महीने से कि हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को अपडेट कर लें, लेकिन ऑक्सीजन की ये जो बड़ी कमी देखने को मिल रही है, क्या हम ये आकलन कर नहीं पाए कि ये सांसों की ही बीमारी थी और ऑक्सीजन की ही जरूरत थी और उसी की तैयारी नहीं हुई, या हम फरवरी में इतने ढीले पड़ गए कि हमने सब डिसमेंटल करना शुरू कर दिया? जी शुभना, बजट जब आने वाला था, एबीपी पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उसमें मुझे भी बुलाया था। मेरी उम्मीद बजट से भी यही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी पर काफी बढ़ेगा, कि पूरे विश्व को रियलाइज हो गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, और हिंदुस्तान को तो रियलाइज हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अफसोसवश स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुदृढ़ बनाना इसको और बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करके गांव गांव तक पहुंचाना, जो मैंने एबीसी कहा मेडिकल साइंस का, ये तो पीएचसी लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध होना चाहिए। ऑक्सीजन का सिलेंडर, मॉनिटर, बीपी, पल्स, टेम्परेचर और एक डॉक्टर, जो केरला ने कर लिया। महाराष्ट्र में भी कोई 1-2 आईएएस ऑफिसर का आपने सुना होगा, जो पेशे से डॉक्टर थे बाद में आईएएस बने, उन्होंने किया, उनकी तारीफ हुई। ये तो पता ही था कि सांसों की बीमारी, ये फेफड़े में इंजरी होगी, रिकवरी के लिए आपको समय देना है, उस रिकवरी के समय ऑक्सीजन देना है, इतनी तैयारी करनी। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पूरी सुदृढ़ता की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ बेसिक ऑक्सीजन फैसिलिटी का हम त्राहिमाम कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन आज मुहैया भी कराया जा रहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो कैंसर के रोगी, डायलिसिस के रोगी, हार्ट के रोगी, जो अति गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पिछले साल भी हुआ और इस साल भी हो रहा है। तो ये कौन सी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, कौन नीति निर्धारक बैठा है, कौन एडवाइजर बैठा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था की जा रही है। अगर नीति बनानी है तो नीति सुदृढ़ बनानी होगी, नंबर 1, हेल्थ को प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा, नंबर 2, एंड हेल्थ फॉर ऑल करना पड़ेगा, नंबर 3। ये बहुत उपदेश, बहुत प्रवचन सुन लिया, अब इससे काम नहीं चलेगा। ग्राउंड लेवल पे आप स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं कि अब हमें ये करना होगा, ये करना चाहिए, ये हम कर रहे हैं। अब इससे देश का जो सेंटीमेंट है, देश की जो भावनाएं हैं, वो इससे सहमत नहीं हो रही हैं, क्योंकि अपने मर रहे हैं इस समय। और दिक्कत की बात यह है डॉक्टर अंशुमन कि वो उस कोरोना से तो कम मर रहे हैं, उपचार की कमी से ज्यादा मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। मणिंद्र कुमार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, मणिंद्र अग्रवाल। मणिंद्र, हमने मार्च के महीने तक लगभग 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की, ये सरकारी आंकड़ा है। क्या हमारी प्लानिंग में चूक हो गई, हम आकलन ही नहीं कर पाए और इसलिए आज हम सांसों के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं मेडिकल डोमेन का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं गणितज्ञ हूं। तो जो प्रश्न आपने किया उसका शायद अच्छा उचित जवाब नहीं, मैं एक नीति की बात कर रही हूँ कि हमने ऑक्सीजन, इसीलिए मैं डॉक्टर्स का टर्म नहीं कुछ पूछ रही हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि हमने 9000 मीट्रिक टन के करीब मार्च तक एक्सपोर्ट कर दी। तो अगर हम गणित के हिसाब से भी देखें तो क्या हम आकलन ही नहीं कर पाए कि अगर ये बीमारी सेकेंड वेव आती है, इतनी भीषण नहीं भी आती है, तो हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? मैं गणित की दृष्टि से ही पूछ रही हूँ। गणित की दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि जो आकलन हम लोग का अपना था, और भी जितने मॉडलिंग ग्रुप्स हैं उनका था, कि कोरोना की जो दूसरी वेव है ये आएगी अवश्य, लेकिन इतनी तीव्र उसकी रफ्तार नहीं होगी। और यदि वो आकलन सही होता सब लोगों का, और अधिकतम केसेस 1.5-2 लाख प्रतिदिन ही जाते, तो जो मुझे डेटा देखने को मिल रहा है उसके अनुसार शायद कमियां जो आज दिख रही हैं वो ना होती। ठीक है। लेकिन ये क्योंकि 4 लाख प्रतिदिन की हो गए और इतनी तेजी से बढ़े, उसकी वजह से अचानक से बहुत अधिक डिमांड बढ़ी और वो नहीं मिट पाई। ठीक है। डॉक्टर संजय, 1 साल का लॉकडाउन हेल्थ सर्विसेज को सुदृढ़ करने के लिए ही किया गया था। हमारे पास पीपी किट नहीं थी, हमारे पास सैनिटाइजर्स नहीं थे, हम तैयार नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थी। 1 साल के बाद अगर स्थिति इतनी विकट हो रही है तो क्या कहा जाए? देखिए, मैं मणिंद्र जी के से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी किसी को कल्पना नहीं थी, इस तरीके की वेव आएगी किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया था। और
ऐसा म्यूटेशन आएगा, इसीलिए मैं कह रहा था। और इसके बाद साथ मुझे यूके में दूसरी लहर बिल्कुल ऐसी ही थी, फिर भी हम क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पाए? यही तो मेरा सवाल है। देखिए, हर कंट्री का अलग है। यूके में जो जिस तरीके की डेथ हो रही थी, हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे एशिया में नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ जो है सीरो प्रिवलेंस देखिए तो 25% से लेकर कुछ शहरों में 50% था। हाँ। ये सब डेटा होता है। अगर साइंटिफिक डेटा की बात करें, हाँ। यूके में 15 से 17% था, वहां कितना भी बड़ा हो सकता है। मैं वही उसी पे आ रहा था कि हमें जो है अभी भी इस कारण को कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, मैं इसको नहीं मानूंगा। सितंबर तक हमारे डेटा बढ़ते रहे और उसके बाद घटना शुरू हो गए। 1 लाख पर डे से हम 10,000 पे पहुंच गए। तो क्या बहुत ज्यादा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उस समय था? तो हमें खोजना पड़ेगा और सारा डेटा डिजिटल है, 2 दिन में उसको एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा कि रियली क्यों ऐसा हुआ। हम उसको अगर करना चाहें, अगर हम ये मान के चलें कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे थे, तो हम कभी नहीं खोज पाएंगे। अभी भी समय है, हमें ये खोजना चाहिए। एक कि जो आपने पूछा था उस समय कि क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट डिजिटल डेटा है, 2 करोड़ लोगों का डेटा है जो अभी तक इन्फेक्ट हुए हैं, उनको एनालाइज करके अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं कि क्यों ये 4 लाख पर डे हम पहुंच गए हैं। और ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो देश में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, आपको उनको देना पड़ेगा। और अगर सरकार चाहे कि 2 दिन में मुझे इसका आंसर चाहिए तो मिल सकता है, तब स्पेसिफिक आंसर होगा। तब तक मैंने कहा कि हमें मौत पे कमी कैसे हो, सारा ध्यान उस पर देना चाहिए, चाहे ऑक्सीजन की कमी। और ये प्रिडिक्ट करना कि थर्ड वेव बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा, सेकेंड वेव इतना बड़ा था, वह जो है कोई ज्योतिष कर सकता था। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। मैं इसको एडमिट करता हूँ। देखिए, मैं पब्लिक हेल्थ में 30 साल से काम कर रहा हूं और मैं इसको एडमिट करता हूं कि कोई नहीं कर सकता था। मॉडलिंग की बात छोड़िए, हम एविडेंस मानते हैं, सीरो प्रिवलेंस और ये जो भी एविडेंस जनरेट होते हैं उसके बेसिस पे अगला प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपको डॉक्टर संजय, ठीक है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये वेव इतनी बड़ी होगी, इतनी तेजी के साथ संक्रमण फैलेगा, लेकिन जब ये मार्च से केसेस आना शुरू हो गए थे और अप्रैल आते आते तो स्थिति भीषण हो गई थी, तब तो कम से कम हमें ऑक्सीजन के बारे में सोचना चाहिए था। हम क्या इंतजार कर रहे थे कि अब हमारे फ्लडेड हो जाएं हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन ना मिले, तब हम ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएं और हम ऑक्सीजन दूसरे देशों से मंगाएं? तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। बिल्कुल चूक हुई है और हमें खुले दिमाग से, मैं वही कर रहा हूं कि जब मार्च से बढ़ना शुरू हो गए तो हमें जो है अपने डेटा को देखना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है। हम अगर ये मान के चलेंगे कि मेरे सारे एक्शन सही हैं जो हम कर रहे हैं, तो शायद कभी नहीं खोज पाएंगे। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, से हम खोजें, डॉक्टर अंशुमान, अभी भी खोज सकते हैं। क्या आकलन नहीं किया जा सकता था? शोभना, आपने जो बात कही कि यूके वेव जब आया था, यूके से हम पिछले साल भी 3 महीने बाद जो यूके में घटना घटी थी, हमारे यहाँ घट रही थी। इस बार भी एक्सपर्ट यही कह रहे थे यूके में जो हो रहा है 3 महीने बाद हमारे पास होगा, तो मार्च एंड अप्रैल। जहां तक बात है हिंदुस्तान में अंदाजा, मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात नहीं, अंदाजा हमें ये था कि यूके से हालत ज्यादा गंभीर होगी, क्योंकि हिंदुस्तान घनी आबादी का देश है, नंबर 1। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ बहुत लचर हालत में है, नंबर 2। एंड नंबर 3, दूर दराज के क्षेत्र में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, मतलब मरीज अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं चेक करा सकता है। तो यहाँ अगर हुई तो सिर्फ प्रिवेंटेबल डेथ, जिन मौतों को हम रोक सकते हैं, उनको भी नहीं रोक पाएंगे। कुछ ऐसी मौतें हैं कोरोना में जिनको हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इससे रिसर्च में अभी कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन प्रिवेंटेबल डेथ को रोक सकते थे, वो नहीं रोक पाए। आकलन में कमी हुई है। डॉक्टर संजय ने बहुत सही पॉइंट उठाया, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस कौन करेगा जब आप डाटा फजिंग ना करें, डाटा टेम्पर ना करें? मतलब जब कोरोना का पीक बढ़ने लगे, संक्रमण बढ़ने लगे, तो टेस्टिंग कम कर लें या डाटा को छुपा लें, तो कैसे डाटा एनालिसिस करेंगे? प्रॉब्लम कहां है? पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट ऑफ कोरोना पूरे 1-1.25 साल से चल रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट हुआ ही नहीं है। इसको अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कोरोना कर लो, आज भी स्थिति बदल जाएगी भारत की और हम बेहतर हालत में हो जाएंगे। ठीक है, मणिंद्र अग्रवाल, ये जो बात अंशुमन जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर संजय भी कह रहे हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है और आप गणितज्ञ हैं। क्या तीसरी लहर इस लहर से बड़ी होगी, या जो साइंटिफिक डाटा है वो ये कहता है कि नहीं, सेकंड लहर जो होती है वही सबसे बड़ी होती है, थर्ड इससे छोटी होगी? क्या कहता है आपका? ये ऐसा कुछ नहीं है। अंशुमान जी ने कहा कि यूके की दूसरी लहर से ज्यादा घातक भारत में आनी चाहिए थी। ऐसा इस तरह का हम पैटर्न मैचिंग नहीं कर सकते।
नहीं, पर इस बात से तो सहमत होंगे ना आप मनिंदर जी, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि 130 करोड़ का देश है और जिस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड हम लोगों की लिविंग कंडीशंस है, उसमें तो ये जाहिर सी बात थी कि सांसों से फैलने वाला रोग है, थूक से फैलने वाला रोग है, इसके मॉलिक्यूल्स बड़े महीन होते हैं, तो ये तो अगर हमारे देश में आएगा तो स्थिति विस्फोटक होगी ही होगी। ये तो हर कोई जानता था, मतलब लेमैन भी जानता था इस देश का। मैडम मुझे बात पूरी करने दीजिए, यदि आप ही को करना है तो बात कर दीजिए, फिर मैं जाता हूँ यहाँ से। ये कैसी धमकी है सर? चर्चा चल रही है, सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे क्या? मुझे सवाल पूछने का हक नहीं है? नहीं, आपने मुझसे कुछ बोलने को कहा। नहीं, तो मैंने उसमें बीच में अपनी बात रखी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, तब से मैंने आपको भरपूर मौका दिया है। मनिंदर अग्रवाल जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, पहली वेव यूके की या यूएस की या फ्रांस की, उससे कंपेयर करें भारत की पहली वेव को। आपने जो कहा कि सब भारत में डेंसिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो स्थिति पहले भी थी, पिछली वेव में भी, पहली वेव। लेकिन फिर भी भारत में वो वेव कम घातक हुई। ये पहले सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर है क्या बात। तो फिर थ्योरीज निकलनी, लोगों ने अंदाज लगाने शुरू किए कि शायद हमारी नेचुरल इम्यूनिटी अधिक है, शायद यहाँ पे लोगों का जेनेटिक मेकअप इस प्रकार का है, या शायद एनवायरनमेंट ऐसा है। तो बहुत सारी थ्योरीज निकली, कोई का भी स्पष्ट एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं था। लेकिन ये जरूर सबको आश्चर्य था कि आखिरकार भारत में पहली वेव उतनी घातक क्यों नहीं हुई, और शायद ऐसा हो कि दूसरी वेव, ये कुछ लोग का अंदाज था, बल्कि कईयों का था, कि शायद दूसरी वेव भी उतनी घातक ना हो जितनी यूके में थी। तो ये क्योंकि कोरोना के बारे में हम किसी को जानकारी अच्छे से नहीं है इस समय, क्योंकि सिर्फ सब लोग अंदाज लगाते हैं, निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा मानना है अपना। ठीक है डॉक्टर जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ। तीसरी वेव का जहां तक सवाल है वो ये है कि कितनी घातक तीसरी वेव होती है, ये इस पे निर्भर करेगा कि कितना वैक्सीनेशन भारत में होता है। बिल्कुल ठीक। यदि अधिकतम स्तर तक वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी वेव उतनी अधिक प्रभावित नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंशुमन, यूके में, यूरोप में जरूर दूसरी लहर देखने को मिली, लेकिन क्योंकि यूएसए की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तेजी के साथ अपनी आबादी को वैक्सीनेट किया, उसके बाद वहां वो देखने को नहीं मिला। चीन में भी देखने को नहीं मिला। अब दूसरी लहर तो देखिए आ गई, अब इस चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता है कि क्यों हुआ, किसकी गलती, क्या होगा, वो चर्चा तब बाद में होगी। लेकिन तीसरी लहर ना आए उसके लिए क्या सबसे बड़ी जरूरत वक्त की इस समय यही है कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जाए जल्द से जल्द, चाहे बाहर से वैक्सीन मंगाई जाए, चाहे घर में पैदा की जाए? बिल्कुल, आपके प्रीवियस शो में भी मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ, आपने फ्रंटलाइन वर्कर को लगा लिया, उसके बाद रैंप अप द प्रोसेस। उसका मतलब यह है कि जितनी जल्दी टीकाकरण अधिकतम लोगों को लगाया जाए। 1 मई से 18+ का टीकाकरण खुला, टीके की शॉर्टेज है। मैंने इनके लिए एडवाइस दिया था कि 2 टीका आपके देश का है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। स्पुतनिक वी को परमिशन मिल गई, रेड टेपेज में पड़ा हुआ है, अभी तक टीका मार्केट में नहीं आया है। मोडर्ना, फाइजर, जॉनसन, इतने आप अपनी आबादी के कम से कम 60 से 70% को वैक्सीनेट करने का प्लान, नीति बताइए क्या है, और 2 से 2.5 महीने में इनको वैक्सीनेट कर दीजिए दोनों डोज से, तब जाके मैं मानूंगा इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोसेस। इसके लिए अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है कंट्री के मैन्युफैक्चरर से, बाहर से इंपोर्ट कीजिए, जैसे कीजिए, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिससे जान की क्षति हम रोक सकते हैं। अब संक्रमण को कम करना, रोकना, ये बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन हो जाएगा कि ऑलरेडी कंट्री में वायरस फैल चुका है। अब हमें जान बचानी है, लोगों की जान बचे, हमारी कोशिश उससे होनी चाहिए। जहां तक बात है कि मैं फर्स्ट वेव में ज्यादा मौतें क्यों हुई थी, वो डायबिटिक ओबीज केसेस ज्यादा थे, इंडिया में डायबिटीज के केसेस कम हैं, इसलिए मौतें ज्यादा हुई थी। इस बार डबल म्यूटेंट में हमें पता था कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव वायरस है और ज्यादा लीथल भी होगा, ये भी हमें पता था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनिंदर अग्रवाल जी, आपका भी, और डॉक्टर अंशुमन आपका भी, जिस तरीके से अहम जानकारी, अहम चर्चा इस समय एबीपी न्यूज पर हमने की इस वायरस को लेकर। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज और अपना बहुत ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए।